हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का सारा सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियोस जो है हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में। तुम वहाँ पे जाओ, हर एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस देख सकते हो। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब का लिंक दिया हुआ है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे तुमको यहाँ पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, ताकि ये जो हम लोग फ्री में एजुकेट कर रहे हैं ये हर एक जगह तक ये बात। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, देखना प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। याद है प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। जो भी नालायक बच्चे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, सीरियली वीडियोस देखो वरना कंफ्यूजन होगा फिर, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। वैसे मेरा फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, दो प्रकार के शेयर्स होते थे, एक था इक्विटी शेयर्स और दूसरा था प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस का मतलब होता था प्रायोरिटी। किस बात का प्रायोरिटी मिलना, दो चीजों का प्रायोरिटी था इन लोगों को। पहला, जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और दूसरा, जब भी कंपनी वाइंड अप होगा, बंद होगा कंपनी और कंपनी पैसा वापस करेगा, पहले पैसा वापस करेगा किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, फिर पैसा वापस होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, तो ये लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स इसीलिए बोला जाता था बिकॉज इन लोगों के पास प्रेफरेंस था। किस बात का प्रेफरेंस था, दो बात का। पहला, जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनको पहले डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा, जब भी कंपनी वाइंड अप होगा, बंद होगा कंपनी, तो पहले इनका पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, पहले मतलब इक्विटी के पहले। ठीक है, अब उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इशू के रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे, कौन से प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं और उसको हम कैसे रिडीम करेंगे, रिडेम्पशन का क्या रूल है। इशू करना मतलब शेयर देना और बदले में पैसा लेना, और रिडेम्पशन मतलब उसका उल्टा, शेयर वापस ले लेना और बदले में पैसा रिटर्न कर देना। ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आया सर, सर एक एग्जांपल बताओ सर। बेटा तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये है कंपनी। ठीक है, अब कंपनी को पैसे का जरूरत है। ठीक है, तो कंपनी पैसा लेना चाहता है पब्लिक से, ये है पब्लिक। ठीक है सर, एक पब्लिक है, हाँ बेटा एक पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, मैं एक का चित्र बनाया हूँ, बाकी ड्राइंग्स क्या करोगे देख के। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। तो कंपनी को पैसा चाहिए था। ठीक है, तो कंपनी क्या इशू किया, कंपनी शेयर्स इशू किया, तो कंपनी बदले में शेयर दिया और ये लोग बदले में कंपनी को पैसा दिए। ठीक है, अब कंपनी इसमें से प्रॉफिट कमाया, काम किया, इस पैसे को यूज किया, कंपनी प्रॉफिट कमाया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अब कुछ साल बाद कंपनी अब अच्छे पोजीशन में है, अब कंपनी इनका पैसा वापस करना चाहता है, या फिर इनका पैसा वापस करने का समय आ गया है और हम इनका पैसा वापस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इनका पैसा वापस दे देंगे और इनसे अपना शेयर्स जो है वो वापस ले लेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब पैसे का जरूरत था हमको, हम उनसे पैसा लिए, उस पैसे को यूज किए, उसमें से प्रॉफिट्स कमाए, उनको भी थोड़ा बहुत हिस्सा दिए हम उनमें, और जब पैसे का जरूरत हमारा खत्म हो गया, अब सफिशिएंट पैसा है हमारे पास, या फिर
जितना दिन के लिए हम पैसा लिए थे वो समय कंप्लीट हो गया, पैसा वापस करने का समय आ गया, तो हम पैसा वापस करेंगे और बदले में उनका शेयर वापस ले लेंगे। ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जब शेयर हम दे रहे हैं दैट इज नोन एज इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या बोलता है रिडेम्पशन। सेक्शन 55 contains provisions for regulation of issue and redemption of preference shares. They are stated as under. पहला पॉइंट, कंपनी टू इशू ओनली रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेमेबल मतलब जिसका पैसा कंपनी वापस करेगा। रिडेमेबल होता है और एक होता है इरिडेमेबल, जिसका पैसा कंपनी वापस नहीं करेगा, खाली वाइंडिंग अप के समय वापस करेगा, उससे पहले वापस नहीं करेगा। तो कंपनी लॉ अलाउ नहीं करता इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए, तो कंपनी को रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। रिडेमेबल का मतलब है कुछ एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी वो पैसा वापस करेगा, किसको? टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, वो कितना समय है आगे चल के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, 20 साल का है वो मैक्सिमम पीरियड। ठीक है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल नॉट इशू नहीं कर सकता एनी प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इरिडेमेबल। इरिडेमेबल मतलब समझ गए ना? देखो एक बार यहाँ पे चित्र में समझाता हूँ तुमको। कंपनी आज क्या किया, कंपनी शेयर्स दे दिया और बदले में क्या ले लिया? पैसा ले लिया। अब अगर ये शेयर इरिडेमेबल है, इरिडेमेबल का मतलब क्या है? कंपनी ये पैसा तुमको कभी वापस नहीं करेगा, हर साल डिविडेंड देता रहेगा लेकिन कंपनी पैसा वापस नहीं करेगा। कंपनी कब पैसा वापस करेगा? जब कंपनी वाइंड अप हो रहा होगा, बंद हो रहा होगा, तब कंपनी पैसा वापस करेगा। तो लॉ बोलता है ये अलाउड नहीं है, इरिडेमेबल हम इशू नहीं कर सकते, हमको रिडेमेबल इशू करना पड़ेगा, मतलब कुछ एक समय के बाद हम पैसा वापस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? रिडेमेबल करना पड़ेगा। रिडेमेबल मतलब कोई एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, अगर उसके आर्टिकल में अलाउ करता है तो इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर लायबल टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेगा वो सारा का सारा प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करना ही पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years। मतलब तुम 5 साल बाद भी इशू वापस कर सकते हो, इशू का पैसा 10 साल बाद भी कर सकते हो, तुम चाहो तो 15 साल वाला भी इशू कर सकते हो, 20 का भी कर सकते हो, 20 से ज्यादा का नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 20 years है। 20 years का तुम शेयर इशू कर सकते हो, 20 साल बाद लेकिन पैसा वापस देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में 20 साल से ज्यादा भी अलाउ किया गया है। ठीक है, क्यों अलाउ किया गया है? बिकॉज कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहा है जिसको करने में ही बहुत समय लगता है और फिर उसका पैसा आने में भी काफी समय लग जाता है। लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका टाइम पीरियड ही बहुत ज्यादा है, तो वो केसेस में 20 years की जगह 30 years का पीरियड अलाउ किया गया है। मतलब कुछ सिचुएशंस में, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेसेस में कंपनी 20 साल नहीं 30 साल तक का प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में। तो पहले 4 पढ़ा देता हूं फिर 3 पढ़ा दूंगा बीच में, है ना। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है, एक्सेप्शनल केसेस वे पीरियड में एक्सीड 20 years, कभी कभार 20 साल से ज्यादा का भी
प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो सकता है। कौन सा सिचुएशन में, आओ देखें। अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 years but not exceeding 30 years। तो बोला 20 साल से ज्यादा का तो इशू चलो कर सकते हो, लेकिन 30 साल से ज्यादा का इशू नहीं कर सकते। तो कुछ सिचुएशन में 20 से ज्यादा अलाउड है, बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तुम देखते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत समय लगता है काम कंप्लीट होने में, 5-5 साल 10-10 साल भी लग जाता है कभी कभार प्रोजेक्ट कंप्लीट होने। तो कंपनी को असुविधा होगा पैसा वापस करने में, तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन ऑफ, लेकिन एक रूल बना दिया, 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स beginning 21st year onwards or earlier on proportionate basis at the option of such preferential shareholders। क्या बोल रहा है कि 20 साल तक तो चलो तुम रिडेम्पशन मत करना, 20 साल तक तो तुम रिडीम मत करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 21st ईयर से तुमको क्या करना पड़ेगा, 10% रिडीम करना पड़ेगा हर साल, मतलब हर साल 10% लोगों का पैसा वापस देना पड़ेगा। तो 10% पैसा वापस देते जाओगे तो 10 साल में पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो 30 इयर्स आते आते सारा शेयर्स जो है वो रिडीम हो गया होगा। समझ में आ रहा है? 30 साल टोटल अलाउड है, लेकिन पहला 20 साल रिडेम्पशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 20 साल पैसा यूज करो, मजा करो, बिजनेस करो। ठीक है, लेकिन 20 साल के बाद 21 नंबर ईयर से 10% वापस करना पड़ेगा। तो 21 में 10%, 22 में 10%, 23 में 10%, 24 में 10%, ऐसे चलेगा। तो 30 नंबर ईयर, 30 नंबर साल में पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रूल बना दिया, अगर 20 साल से ज्यादा के लिए इशू करते हो तो कर सकते हो, लेकिन 20 साल के बाद 10% हर साल पैसा वापस देना पड़ेगा। तो 10% हर साल वापस करोगे तो 10 साल में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 30 साल आते आते सारा का सारा शेयर्स रिडीम हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 9 सबसेक्शन 1, the issue of preference shares has to be authorized। प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन याद है, जब 75% या उससे ज्यादा लोगों का सहमति जरूरत पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, फर्दर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी शुड नॉट हैव सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में या उनका पेमेंट देने में। ठीक है, अगर कंपनी कोई पुराना शेयर जो कि ड्यू है रिडेम्पशन के लिए लेकिन रिडीम नहीं किया है, या कोई डिविडेंड जो उसको देना था लेकिन अब तक नहीं दिया है, ऐसी कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा नया प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए। ऑब्वियस सा बात है, अगर तुम पुराना प्रेफरेंस शेयर्स जिसका पैसा ड्यू हो चुका है लेकिन तुम उसका पैसा वापस नहीं किए हो, या फिर उसका डिविडेंड ड्यू हो चुका है और तुम उसका डिविडेंड वापस मतलब नहीं दिए हो, तो ऐसी कंपनी पे भरोसा नहीं है, बेकार कंपनी है, चोर कंपनी है ना, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस नहीं दे रहा, ऐसी कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे नया प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब छोटे छोटे पॉइंट्स है एकदम। प्रेफरेंस शेयर्स कहां से रिडीम होगा? जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगा जमा करेगा उसमें से रिडीम करेगा, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ
प्रॉफिट्स। कंपनी जो पैसा कमाएगा, प्रॉफिट्स होगा, उस प्रॉफिट का पैसा से कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगा, ठीक है, विच विल अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। दो ऑप्शन है, या तो कंपनी अपने जो जमा किया हुआ प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट में से शेयर्स को रिडीम करे। कंपनी बहुत पैसा कमाया और वो जो पैसा कमाई हुआ है उस पैसे में से हम प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हैं, या फिर हम नया शेयर इशू कर रहे हैं और नया शेयर इशू करने से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से हम लोग पुराने शेयर्स को रिडीम करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो नया शेयर कब इशू हो सकता है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में, ठीक है, नया शेयर कब इशू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सिर्फ वही प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होगा जो कि फुल्ली पेड अप है, जिसका पूरा का पूरा पैसा मिला है। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर है, पूरा 10 रुपए मिल चुका है, ठीक है। नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपए उसका मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू CRR, एक अकाउंट बनाते हैं हम लोग, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये रहा देखो CR, ठीक है। तो जो भी कंपनी सोच रहा है कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगा प्रॉफिट में से, तो क्या करेगा कंपनी, प्रॉफिट जो है उसको ट्रांसफर कर देगा एक नए अकाउंट में। द नेम ऑफ द अकाउंट विल बी CRR। मैं तुमको अकाउंटिंग बताता हूँ कैसे होगा इसका। जैसे ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे प्रॉफिट से बहुत सारा, जैसे PL हो गया, जनरल रिजर्व्स हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होगा। अब कंपनी चाहता है कि ये जो जमा किया हुआ प्रॉफिट है PL या जनरल रिजर्व, इस पैसे को यूज करे ये तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। तो कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक अलग सा अकाउंट में। द नेम ऑफ द अकाउंट इज CRR, ठीक है। तो क्या होगा, बैलेंस शीट में ये वाला रिजर्व कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व PL इसका बैलेंस कम हो जाएगा, और ये वाला रिजर्व का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा रिजर्व? CRR। समझ में आ रहा है अकाउंटिंग कैसे होगा? जनरल रिजर्व PL ये कम हो जाएगा और CRR जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करता है कंपनी? क्योंकि कंपनी अगर सोच रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करें प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में से उतना पैसा अलग करने का जरूरत है, वरना प्रॉफिट को और कोई काम के लिए यूज कर लेगा तो फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो पाएगा। तो कंपनी क्या करता है, जैसे ही सोचता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट का उतना हिस्सा PL जनरल रिजर्व वहां से हटा देता है और एक नए अकाउंट में भेज देता है। द नेम ऑफ द अकाउंट इज CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, ठीक है, वही लिखा है, ट्रांसफर टू CRR। where such shares are proposed to be redeemed out of the profits of the company, there shall out of such profit be transferred to a sum equal to the nominal amount of shares to be redeemed to a reserve to be called as capital redemption reserve। समझ में आ रहा है? तो जितना रुपए का शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू, ठीक है, उसका फेस वैल्यू हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ से कहाँ, आउट ऑफ जनरल रिजर्व PL से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ये जो मैं बोल रहा था, फर्दर शेयर्स इशू करके अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहते हैं तो क्या करना है, ठीक है। दो जगह से प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकता है, यहाँ पे हम पढ़े, देखो पॉइंट नंबर 5 में पढ़े, एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स और दूसरा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ न्यू शेयर्स। तो प्रॉफिट में इशू कर रहे हैं तो प्रॉफिट से कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नया फ्रेश शेयर इशू करके कर रहे हैं तो क्या रूल है यहाँ पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 3, where a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend if any on such shares in accordance with the terms of the issue,
कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है, उतना जमा किया हुआ प्रॉफिट्स नहीं है कि कंपनी शेयर्स को रिडीम कर सके। तो कंपनी क्या करेगा, मीटिंग बुलाएगा और 3/4 मतलब वही 75%, 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर हाँ बोलते हैं और ट्रिब्यूनल अगर हाँ बोलता है, दोनों का परमिशन चाहिए। एक 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और दूसरा ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर ये दोनों हाँ बोलते हैं तो कंपनी क्या करेगा, नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा और उस नए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके जो पैसा आएगा उस पैसे से पुराना प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगा। समझ में आ रहा है? तो रिडीम कहां से हो सकता है, दो जगह से। पहला, कंपनी जो प्रॉफिट कमाया वो जमा हुआ प्रॉफिट में से शेयर रिडीम करेगा, और दूसरा, कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी क्या कर सकता है, नया शेयर इशू कर सकता है और वो नया शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उस पैसे से पुराना प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। द टॉपिक वाज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अभी तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। यानी मैं मानता हूं कि ये सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा, है ना। थैंक यू एंड